नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, शतरंज में सबसे बड़ा संकट तब नहीं आता जब आपका कोई प्यादा मारा जाता है, क्योंकि प्यादे तो वापस भी बनाए जा सकते हैं। असली संकट तब आता है जब अचानक आपको पता चले कि जिस खाने पर बैठकर आपने वर्षों तक पूरी बाजी खेली है, अब उस खाने पर आपका राजा खड़ा ही नहीं हो सकता। बिसात वही रहती है, मोहरे वही रहते हैं, विरोधी भी वही रहते हैं, लेकिन एक नियम बदल जाता है और वही एक नियम पूरी बाजी बदल देता है। राजस्थान की राजनीति में भी आज एक ऐसा ही काल्पनिक सवाल धीरे धीरे चर्चा का विषय बन रहा है। अगर 2029 से पहले परिसीमन होता है, अगर नई आरक्षण व्यवस्था लागू होती है और अगर किसी कारण से नागौर लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित हो जाती है, तो हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? क्या उनकी राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी या फिर वे नई बिसात पर नई बाजी खेलेंगे? आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि अभी यह तय नहीं है कि 2029 से परिसीमन होगा या नहीं। यह भी तय नहीं है कि नागौर सीट आरक्षित होगी या नहीं। इसलिए आज की पूरी चर्चा एक संभावित राजनीतिक विश्लेषण है, भविष्यवाणी नहीं। अब सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? असल नुकसान सिर्फ इतना नहीं होगा कि बेनीवाल नागौर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। असल नुकसान यह होगा कि उनकी राजनीति का सबसे मजबूत आधार उनसे छिन जाएगा, क्योंकि नागौर सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, नागौर आरएलपी की पहचान है। यहीं से बेनीवाल अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। यहीं से उन्होंने खुद को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित किया। यहीं से उन्होंने यह संदेश दिया कि राजस्थान में तीसरी राजनीतिक ताकत भी खड़ी हो सकती है। यानी शतरंज की भाषा में कहें तो नागौर केवल एक खाना नहीं है, पूरा राजमहल है। लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है कि बड़े नेता अपनी एक सीट से नहीं, अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता से बड़े बनते हैं। भारत की राजनीति में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी पारंपरिक सीट छोड़ी, दूसरी सीट से चुनाव लड़ा और फिर भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाए रखी। इसलिए अगर कभी नागौर उनके लिए बंद भी हो जाए तो इसका मतलब राजनीति का अंत नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत होगी। अब सवाल है, नई शुरुआत कहां से? अगर उत्तर राजस्थान का नक्शा देखें तो सबसे पहले 3 नाम सामने आते हैं, चूरू, सीकर और बीकानेर। लेकिन राजनीतिक नक्शे से नहीं, समीकरणों से चलती है। यही वजह है कि इन तीनों सीटों पर बेनीवाल के सामने 3 बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां होंगी। सबसे पहले बात करते हैं चूरू की। पहली नजर में कई लोगों को लग सकता है कि चूरू सबसे स्वाभाविक विकल्प है। उत्तर राजस्थान, जाट प्रभाव, भौगोलिक नजदीकी, लेकिन चुनाव सिर्फ भूगोल से नहीं जीते जाते। चूरू की अपनी राजनीतिक संस्कृति है, अपना स्थानीय नेतृत्व है, अपना संगठन है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पहले से एक बड़ा राजनीतिक चेहरा मौजूद है, राहुल कस्वां। राहुल कस्वां अब कांग्रेस में है और क्षेत्र में उनका वर्षों का जनसंपर्क, संगठन और स्थानीय पहचान है। अगर भविष्य में बेनीवाल चूरू से चुनाव लड़ते हैं तो यह केवल आरएलपी बनाम कांग्रेस का चुनाव नहीं होगा, यह 2 बड़े जाट नेताओं की राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा भी बन सकता है। लेकिन यहां एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यह मान लेना कि बेनीवाल आएंगे और पूरा जाट वोट उनके साथ चला जाएगा, या यह मान लेना कि राहुल कस्वां के रहते बेनीवाल का कोई भविष्य नहीं। दोनों ही निष्कर्ष जल्दबाजी में होंगे, क्योंकि हर चुनाव में उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी, स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय माहौल और दूसरे सामाजिक वर्ग भी परिणाम तय करते हैं। अगर दोनों आमने सामने आते भी हैं तो सबसे पहले जाट वोटों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, और जैसे ही किसी बड़े सामाजिक आधार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, वैसे ही राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, शहरी और ग्रामीण मतदाता पहले से ज्यादा निर्णायक हो जाते हैं। यही वह जगह होगी जहां भाजपा अपनी पूरी रणनीति बदल सकती है। वह कोशिश करेगी कि गैर जाट वोटों को अधिकतम अपने साथ जोड़े। दूसरी तरफ कांग्रेस चाहेगी कि राहुल कस्वां को सिर्फ जाट नेता नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जाए, और बेनीवाल की कोशिश होगी कि नागौर में बनी किसान और युवा नेता की छवि को चूरू में भी राजनीतिक समर्थन में बदला जाए। लेकिन इससे सबसे बड़ी चुनौती होगी स्थानीय संगठन। राजनीति में जनता जितनी जरूरी होती है उतनी ही जरूरी कार्यकर्ता भी होते हैं। बाहरी नेता को स्वीकार करने में समय लगता है, और यही कारण है कि चूरू का रास्ता खुला जरूर दिखाई देता है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बेनीवाल चूरू की बजाय सीकर की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पूरी बिसात बदल जाती है, क्योंकि सीकर की राजनीति का चरित्र नागौर और चूरू दोनों से अलग है। यहां सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं चलती, यहां किसान आंदोलन का इतिहास भी चुनावी राजनीति को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सीकर में अमराराम जैसे नेताओं की पहचान केवल एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसान राजनीति के रूप में एक बड़े चेहरे के रूप में भी बनी हुई है। अब सोचिए, अगर भविष्य में एक तरफ अमराराम हो और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल, तो मुकाबला केवल 2 उम्मीदवारों का नहीं रहेगा, यह मुकाबला 2 अलग अलग राजनीतिक शैलियों का भी बन जाएगा। एक तरफ वर्षों से जमीनी किसान आंदोलन से निकला नेतृत्व और दूसरी तरफ आंदोलन, आक्रामक भाषण शैली और क्षेत्रीय राजनीति के दम पर खड़ा हुआ नेतृत्व। यही चुनाव का गणित सबसे दिलचस्प हो जाता है,
क्योंकि दोनों की राजनीति में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों किसान मुद्दों की बात करते हैं, दोनों ग्रामीण इलाकों में पहचान रखते हैं, दोनों सत्ता के खिलाफ मुखर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोनों का राजनीतिक आधार पूरी तरह एक जैसा भी नहीं है। यही वजह है कि यह मान लेना गलत होगा कि बेनीवाल के आने से अमराराम का पूरा आधार खत्म हो जाएगा या अमराराम के रहते बेनीवाल के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। असल सवाल यह होगा कि कौन नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ पाता है। अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है और भाजपा, कांग्रेस या वामपंथ समर्थित उम्मीदवार भी पूरी ताकत से मैदान में रहते हैं तो वोटों का बंटवारा परिणाम बदल सकता है। यानी सीकर में चुनाव केवल लोकप्रियता से नहीं, रणनीति से जीता जाएगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों विकल्पों में सबसे कठिन विकल्प चुनूं तो शायद वह होगा बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में सिर्फ सीट नहीं बदलती, पूरा राजनीतिक स्तर बदल जाता है। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में भाजपा सिर्फ अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारती है तो बेनीवाल के सामने कोई साधारण उम्मीदवार नहीं होगा। अर्जुन राम मेघवाल लंबे समय से बीकानेर की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे। वे लगातार कई बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पीछे भाजपा का मजबूत संगठन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का प्रभाव है और वर्षों से बना स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क है। यानी अगर बेनीवाल बीकानेर से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उनका राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव हो सकता है ये। लेकिन यही शतरंज की सबसे बड़ी खूबसूरती भी छिपी हुई है, क्योंकि इतिहास उन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा याद रखता है जो सबसे मजबूत किले पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। अगर कोई आसान किला जीत ले तो वह सामान्य जीत कहलाती है, लेकिन अगर सबसे मजबूत किला जीत लिया जाए तो वह जीत इतिहास बन जाती है। सोचिए, अगर ऐसे मुकाबले में हनुमान बेनीवाल अर्जुन राम मेघवाल जैसे अनुभवी नेता को हरा देते हैं तो उसका असर केवल बीकानेर तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा राजस्थान उस नतीजे को अलग नजर से देखेगा। देश की राजनीति भी उसे केवल एक लोकसभा सीट की जीत नहीं मानेगी। यह वह संदेश होगा कि बेनीवाल की राजनीति केवल नागौर तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे अपने पारंपरिक गढ़ से बाहर भी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। और यही वह क्षण हो सकता है जब उनका राजनीतिक कद राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई छूने लगेगा। क्योंकि राजनीति में कुछ जीतें सिर्फ सीट नहीं जीतती, वो पहचान बदल देती है। और भविष्य में ऐसा कठिन मुकाबला होता है और बेनीवाल बीकानेर जैसी सीट पर अर्जुन राम मेघवाल को हराने में सफल होते हैं तो उसके बाद उन्हें केवल नागौर के क्षेत्रीय नेता के रूप में देखना मुश्किल होगा। ऐसी जीत उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के प्रमुख क्षेत्रीय चेहरों में शामिल कर सकती है। अगर उस समय इंडिया गठबंधन जैसा कोई विपक्षी गठबंधन सक्रिय रहता है और आरएलपी उसका हिस्सा होती है तो बेनीवाल की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है और राजस्थान की राजनीति में भी उन्हें भविष्य में सत्ता का एक मजबूत दावेदार माना जा सकता है। लेकिन शतरंज हमेशा जीत की कहानी नहीं लिखती, वह जोखिम की भी कहानी लिखती है। जितना बड़ा इनाम होता है उतना ही बड़ा खतरा भी होता है। अगर बेनीवाल बीकानेर जैसी कठिन सीट चुनते हैं और हार जाते हैं तो विरोधी यही कहेंगे कि नागौर से बाहर उनकी राजनीति उतनी प्रभावी नहीं है, और अगर जीत जाते हैं तो वही विरोधी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा मानने को मजबूर होंगे। यानी एक ही चुनाव दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक भविष्य लिख सकता है। अब आखिरी सवाल, क्या नागौर अगर कभी आरक्षित हो जाए तो क्या आरएलपी भी खत्म हो जाएगी? मेरे हिसाब से नहीं। किसी भी क्षेत्रीय दल की ताकत सिर्फ उसके संस्थापक से नहीं होती, बल्कि उसके संगठन और दूसरे नेतृत्व से भी तय होती है। अगर आरएलपी नागौर में एक मजबूत एससी नेतृत्व तैयार करती है और बेनीवाल दूसरी सीट पर अपनी स्वीकार्यता बना लेते हैं तो पार्टी का विस्तार भी हो सकता है। लेकिन अगर पार्टी अपना आधार नागौर से बाहर नहीं बढ़ा पाती तो उसके सामने चुनौती भी बड़ी होगी। यानी 2029 की असली लड़ाई सिर्फ भाजपा, कांग्रेस या आरएलपी की नहीं होगी, यह उस नेता की भी लड़ाई होगी जो अपनी राजनीति को एक सीट से निकालकर पूरे क्षेत्र में फैलाना चाहता है। और शायद राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल भी यही होगा, क्या हनुमान बेनीवाल सिर्फ नागौर के नेता है या पूरे उत्तर राजस्थान की राजनीति का नया केंद्र बनने की क्षमता रखते हैं? इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसका फैसला टीवी स्टूडियो नहीं करेंगे, सोशल मीडिया नहीं करेगा, राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं करेंगे। उसका फैसला करेगी जनता, और उससे पहले फैसला करेगी परी सीमन की नई बिसात। क्योंकि शतरंज में मोहरों की ताकत नहीं बदलती, बस बिसात बदल जाती है, और कई बार सिर्फ बिसात बदलने से ही राजा का भविष्य भी बदल जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली नई बिसात में। तब तक के लिए नमस्कार।